नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज का वीडियो 4 नए नोटिफिकेशन को लेकर है और ये 4 नए नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। और यदि आपका इंटरव्यू होने वाला है एमफिल या पीएचडी का, या आपका इंटरव्यू हो चुका है एमफिल या पीएचडी का, या इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है यदि एमफिल या पीएचडी का, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि इंटरव्यू नहीं हुआ है, यदि हो चुका है और यदि सिलेक्ट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आपका डिपार्टमेंट इन चारों में से हो या ना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इग्नोर करने का मतलब है, हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू से कुछ मिनट पहले आपको परेशानियां उठानी पड़े। उन सब से बचने के लिए जो नए अपडेट आए हैं इन 4 डिपार्टमेंट के, जो कि आपके ऊपर भी लागू होंगे ही यदि आप उस गलती को करेंगे जो इन बच्चों ने इस डिपार्टमेंट के किया है। यदि आप वो गलती करने से बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ जिन बातों को मैं बोलता हूं अपने मुंह से, और जो मैं नीचे लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें यदि आपको कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, कॉन्ट्राडिक्टरी से मतलब मैंने बोला कुछ है और नोटिफिकेशन में कुछ और सूचनाएं दी हैं, तो कमेंट करके मुझसे उसी वक्त पूछिए कि आपने वीडियो में ये बताया था, लेकिन जो नोटिफिकेशन नीचे हैं, जो पीडीएफ के लिंक मैं देता हूं या वेबसाइट के लिंक देता हूं, उसकी जानकारी मैच नहीं कर रही है। कई बार होता होगा मुँह से भी ये कि मुँह से कुछ और बोला है, कोई ईमेल आईडी गलत हो जाती है, कोई डेट गलत हो जाती है, कोई सब्जेक्ट गलत हो जाता है, किसी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। उस परिस्थिति में आपका काम है कि वीडियो में जो बताया गया है, जो तरीके सुझाए गए हैं, वह सभी बातें और तरीके जो नोटिफिकेशन में सूचनाएं हैं उससे मैच करती है या नहीं, यह काम आपका है इसको चेक करना। ऐसा ना हो कि आप एक जानकारी को पूरा देखें और दूसरी जानकारी को छुए भी ना, तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा नहीं है। तभी ज़्यादा तबीयत खराब है थोड़ी सी और ठंड भी लग रही है, बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जानकारी करनी थी शेयर। हम शुरू करते हैं सूचनाएं और 4 डिपार्टमेंट के आप नाम सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लेडी इरविन कॉलेज का मेडिकल कॉलेज है, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज। इन 4 डिपार्टमेंट से आपका संबंध है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और जानकारी नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की ये जानकारी आज आई है, यानी कि 14 जनवरी को आई है जानकारी क्या कहती है। इस जानकारी के अनुसार जो नोटिफिकेशन आया है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पीएचडी का बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, एमफिल का भी हो चुका है। एमफिल में सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट भी आ चुकी है, पूर्व की 2 वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन में जो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ डेट बताऊंगा और कुछ टाइमिंग बताऊंगा। पहली चीज कि पीएचडी इंटरव्यू के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन उर्दू दिल्ली विश्वविद्यालय में 17, 20 और 21 के लिए, उनकी लिस्ट आ चुकी है, पहली इंफॉर्मेशन। और दूसरी इंफॉर्मेशन, विश्वविद्यालय ने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डेट और टाइम दी है एडमिशन लेने की। जैसे कि जर्नल कैटेगरी में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको एडमिशन लेना है 27 जनवरी तक, और यदि ओबीसी कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है तो एडमिशन लेना है आपको 28 जनवरी तक, और यदि आपका एससी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है तो एडमिशन 28 जनवरी तक है, और यदि आपका एडमिशन एसटी कैटेगरी में हुआ है तो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 27 जनवरी, और ईडब्ल्यूएस की डेट है 28 जनवरी एडमिशन लेने की। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन क्या है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 25 जनवरी तक उन बच्चों का एडमिशन लेना है जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है किसी फेलोशिप के बेस पे। फिर से सुन लीजिए, जिन बच्चों का एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पीएचडी के लिए किसी फेलोशिप के आधार पर, फेलोशिप के बेस पर हुआ है, उन बच्चों को एडमिशन लेना है 25 जनवरी 2021 तक। सभी सब्जेक्ट की कैटेगरी मैंने बताई है, किस कैटेगरी का एडमिशन किस डेट तक लास्ट तक लेना है, इस बात को सुन लीजिए। इसके अलावा एक लिस्ट और आई है, उसमें वेटिंग लिस्ट आई है, और इस वेटिंग लिस्ट में जर्नल कैटेगरी में 2, ओबीसी में 2, एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और फेलोशिप कैंडिडेट 1, यानी कि टोटल मिला के 5 और 2 7 बच्चे का नाम है वेटिंग लिस्ट में। इन बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है। कब होगा वह अब सुन लीजिए।
जो मैंने आपको भी ऊपर नाम बताए हैं, जिन बच्चों का एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पीएचडी में हुआ है फेलोशिप के बेस पे, जिनको एडमिशन 25 तारीख तक लेना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसका एडमिशन हुआ है 28 जनवरी तक एडमिशन लेना है, ईडब्ल्यूएस को भी 28 जनवरी तक, एससी को लेना है 28 जनवरी तक, और एसटी को लेना है 27 जनवरी तक, और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी वालों को लेना है 27 जनवरी तक। लेकिन जो मैंने बताया कि वेटिंग लिस्ट वालों बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन कब होगा? जिस तारीख को मैंने बताया है उस तारीख तक यदि उस कैटेगरी का बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा नहीं करता है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे उसको विभाग में जमा नहीं करता है, उस परिस्थिति में उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनिए। जो नाम मैंने बताए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है पीएचडी इन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 20 और 21 के लिए, जो आज रिजल्ट आया है उसमें जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन बच्चों का एडमिशन तब होगा जब ऊपर जिन बच्चों का नाम है वह तय तारीख और समय पर एडमिशन नहीं लेते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा नहीं करते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करते हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट हो, यह सभी डॉक्यूमेंट यदि विभाग में जमा नहीं करते हैं, विभाग में जमा ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, इसकी सूचना नोटिफिकेशन में नहीं है। इसके लिए आप विभाग से कंसल्ट कीजिए, फोन कीजिए, मेल कीजिए, मिलने से जाइए, जो करना है करिए, लेकिन तय तारीख पर एडमिशन ले लीजिएगा। उसके अभाव में आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड पीएचडी में जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिल जाएगा। अब आते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी। इसका नोटिफिकेशन और ये जानकारी आई है 13 जनवरी 2021 को। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि पीएचडी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के बाद उसकी लिस्ट आई है। जनरल कैटेगरी में 3 बच्चों का एडमिशन हुआ है, टीचिंग फैकल्टी से 1 बच्चे का एडमिशन हुआ है, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर में 1 बच्चे का, और एससी में हुआ है 1 बच्चे का। एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली होंगी या कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब जो जरूरी बातें हैं वह सुन लीजिए। 1 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन ये 1 पेज का नोटिफिकेशन आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। 1 पेज का नोटिफिकेशन आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। उस 1 साल से बचने के लिए आप 1 मिनट और देख लीजिए वीडियो, ये आपका संबंध इस विभाग से है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वे सभी बच्चे अगले 5 दिनों के अंदर अपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स विथ रिसर्च प्रपोजल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जस्ट 3 मिनट पहले मैंने बताए थे, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। 20 जनवरी तक अपनी फीस, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी ज़रूरी दस्तावेज है उनको जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना है, इसके लिए कंसल्ट कीजिए विभाग से। और 20 जनवरी 2021 दोपहर 3 बजे तक सबको करना है ये काम। सबको मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न यानी कि MIL एंड LS में, इस डिपार्टमेंट में याद रखिएगा 20 जनवरी 2021 तक, समय दोपहर 3 बजे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही परिणाम, साल होगा खराब, वेटिंग लिस्ट वाले को मिल जाएगा एडमिशन। आप कुछ भी करते रहिए, फिर चाहे RTI लगाइए, ग्रीवेंस सेल में कॉल कीजिए, फॉर्म डालिए, कुछ भी नहीं होने वाला भैया। ठुनठुन हिलाओगे और आपका पप्पू हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। होम साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, और ये है लेडी इरविन कॉलेज। समझ रहे हैं लेडी इरविन कॉलेज? दिल्ली में जहां है शिवाजी स्टेडियम कनॉट प्लेस के पास, वहां ये संस्थान है। बहुत अच्छा कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पास इसकी जगह है, आप समझ लीजिए। अब आते हैं इसके ऊपर। इसमें 4 डेट्स हैं। पहले मैं आपको डेट बता देता हूं, इंपॉर्टेंस, फिर उसका मैं मतलब बताऊंगा। पहली डेट है इसमें 15 जनवरी 2021। अगली डेट है 15 से 22 जनवरी 2021। फिर अगली डेट है 15 से लेकर 22 जनवरी दूसरी डेट है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है 25 जनवरी, और चौथी और फाइनल डेट है 27 और 28 जनवरी 2021। अब इन 4 डेटों पे क्या होना है उससे पहले कुछ बातों को समझ लीजिए आप, क्योंकि अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट का इंटरव्यू नहीं हुआ है पीएचडी के लिए, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले इन डेट से पहले क्या जरूरी बातें हैं वे आप समझ लीजिए। यदि आपने डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में अप्लाई किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में एज अ पीएचडी के लिए, तो चीजों को समझ लीजिए। आपका यदि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है, आप यदि एमफिल क्वालिफाई हैं,
आप यदि किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं या ईडब्ल्यूएस से, यह सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करिए या कलर फोटोकॉपी करवाइए और एक तय तारीख पर आपको डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल कर देना है विथ रिसर्च प्रपोजल के साथ में। चीज को समझ रहे हैं ना? सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चाहे स्कैन करिए या कलर फोटो लगाइए और उसको और अपने उसके साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और यदि एंट्रेंस दिया है तो क्वालिफाई होने के बाद उसके मार्क्स, उसका प्रिंट कॉपी, ये मेल करने हैं आपको डिपार्टमेंट में आईडी पर। आईडी मैं आपको अभी दे दूंगा। और उसके साथ साथ यदि मेल नहीं करना चाहते तो डिपार्टमेंट ने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस गूगल फॉर्म को ओपन करिए, उसमें जो जानकारी है उसको भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो अटैच करना है अटैच कर दीजिएगा, जो जानकारी मांगी मांग दीजिएगा। लेकिन और लेकिन याद रखिए, 2 बार लेकिन बोला है, तो चाहे मेल से भेजिए डॉक्यूमेंट्स, चाहे गूगल फॉर्म में भेजिए, 2 लेकिन बोला है। 2 चीजों को बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। अगर ये चीजें गलत कर देंगे तो आपका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। पहली चीज, अपना फोन नंबर बिल्कुल राइट भरिएगा, और जो फोन नंबर चालू हो उसको भरिएगा। चालू मतलब लाइन चालू हो, नंबर बंद ना हो, इनकमिंग बंद ना हो। और दूसरी चीज, अपना ईमेल आईडी करेक्ट भरिएगा। कोशिश करके वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर और इसी फोन नंबर पर इंटरव्यू रिगार्डिंग, इंटरव्यू की डेट के रिगार्डिंग, रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग, और रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू होने के बाद एडमिशन की लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पर ही आएगी जो आपने रजिस्टर किया होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब अगली चीज पे आते हैं। हाँ, रिसर्च प्रपोजल के बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको, पहले डेट्स के बारे में। वेबसाइट कहती है कि 15 जनवरी तक जो विश्वविद्यालय का पोर्टल है ना, उसके ऊपर कैंडिडेट अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दूंगा नोटिफिकेशन के अंदर भी, और मैं अलग से भी आपको दे दूंगा। उस लिंक पर जाइएगा और जो जानकारी मांगी गई है उसको फुलफिल कर दीजिएगा 15 जनवरी 2021 तक। समय नहीं दिया है, डेट दी है। तो 15 जनवरी का मतलब समझ लीजिए, जो जानकारी आपसे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लेडी इरविन कॉलेज पीएचडी के लिए सेशन 20 और 21 के लिए मांग रहा है, उन सभी जानकारियों को इस गूगल फॉर्म में आपको फिल करके देना है 15 जनवरी तक। अगली तारीख 15 से लेकर 22 जनवरी के बीच में, इसमें क्या करना है? इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, यानी कि इन डेट्स के बीच में कौन कौन से बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं और कौन कौन से बच्चे एग्जामिनेड हैं और योग्य हैं इंटरव्यू देने के लिए, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 15 से लेकर 22 जनवरी के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी डेट्स के बीच में आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन भी होगा। तो इसका मतलब 15 जनवरी को यदि लिस्ट नहीं आएगी तो 16, 17, 18 को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में और संख्या ज़्यादा होने की वजह से डेट दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी इसी डेट में होंगे। आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उसकी सूचना भी इसी 15 से लेकर 22 जनवरी 2021 के बीच में आएगी। अगली डेट पर आइए, 25 जनवरी 2021 क्या कहती है? इस डेट में आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा। इंटरव्यू तो ऑनलाइन ही है, आप सभी जानते हैं। इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से है और रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ पीपीटी कैसे बनानी है, कितनी स्लाइड बनानी है, उसकी जानकारी भी आपको आगे दूंगा। इच्छा हो तो वीडियो को छोड़कर चले जाइए, इच्छा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, और यदि मन या इच्छा है तो वीडियो को आगे देखिए। शेयर करें ना करें आपको तय करना है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। 25 जनवरी तक आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा और आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी आ जाएगा। और इंटरव्यू की डेट तो फिक्स है ना, लास्ट डेट थी क्या थी? 27 और 28 जनवरी को, के 2 दिन तक चलेगा इंटरव्यू। आपका नाम किस डेट में और किस टाइमिंग पे है, इसकी सूचना आपको 25 जनवरी को वेबसाइट पर मिल जाएगी, और 24 जनवरी की रात्रि में या 25 जनवरी की मॉर्निंग में आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसके ऊपर। आप रहिए बेफिक्र। 27 और 28 जनवरी को आपका है इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए। नोटिफिकेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, एक डिपार्टमेंट बाकी है, लेकिन अभी इसी नोटिफिकेशन का पहला पार्ट ही कंप्लीट हुआ है। अभी अन्य पार्टों पर आइए। अगली इंफॉर्मेशन है डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अपेयरिंग द इंटरव्यू। अब इस चीज को समझिए। इसमें कहता है, पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका रिसर्च का एरिया है, एरिया ऑफ रिसर्च है, उसको लेकर कुछ थीम्स कह लीजिए, कुछ टॉपिक्स कह लीजिए, कुछ एरिया ऑफ रिसर्च कह लीजिए, या कुछ एरिया ऑफ रिसर्च टॉपिक कह लीजिए,
इस विश्वविद्यालय ने कि इस विभाग ने आपको सुझाए हैं, सजेस्ट किए हैं, उसके अनुसार आप कोई टॉपिक डिजाइन कर सकते हैं, प्रपोजल डिजाइन कर सकते हैं, या फिर उससे मिलता जुलता या कुछ उससे अलग करना हो तो वह भी कर सकते हैं। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, थीम्स बता देता हूँ, इसे डिसिप्लिन बोलते हैं। आपकी इच्छा हो तो इस पर कुछ सजेशन देना हो तो मुझे भी सजेशन दीजिए, कुछ मुझसे लेना हो सजेशन तो वह भी लीजिए, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का नहीं हूं और ये होम साइंस है, और होम साइंस में आधा मेडिकल साइंस आपको पढ़ना पड़ता है चिकित्सा की पद्धति के बारे में, और वह चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी कुछ भी हो सकती है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी हो सकती है। अब आते हैं सीधे थीम्स पर। एक थीम दिया है इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन पहला है। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज। और तीसरा इसमें थीम है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। और अगला है इसमें रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और डिजाइन एप्लीकेशन। और लास्ट में है फैब्रिक एंड एप्रियल साइंस, फैब्रिक एंड एप्रियल साइंस। उसके बाद कहा गया है अगली नोटिफिकेशन और जानकारी आपके लिए है इसी डिपार्टमेंट के, इसी विभाग और पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस का पीपीटी के संदर्भ में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में सिनॉप्सिस के विषय में आपको बताऊंगा। वह भी बताऊंगा कैसे बनाना है, कितना बनाना है, क्या लेंथ रहेगी, उसको ही बताऊंगा। लेकिन पीपीटी समझ लीजिए पहले। आपको जो पीपीटी बनानी है वह ज्यादा से ज्यादा 5 स्लाइड की बनानी, समझ रहे हैं ना। आपको अधिकतम या कहें मैक्सिमम 5 स्लाइड्स पीपीटी बनानी है। कलर बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, डिजाइनफुल बनाइए, जो बनाना है बनाइए। 5 से अधिक नहीं बना सकते हैं और 3 से कम नहीं बना सकते, यानी कि 3 से 5 के बीच में बनानी है। 4 परफेक्ट मानी जाएगी, 3 एवरेज मानी जाएगी और 5 परफेक्ट प्लस मानी जाएगी। तो यानी कि 5 मांगी गई है और उसमें 1 स्लाइड आपकी रिसर्च टॉपिक के बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक क्या है, यह सभी होना चाहिए, जिसे फ्रंट पेज बोलते हैं। इस चीज का याद रखिएगा। और ओनली फॉर इंग्लिश ही चलता है मेडिकल साइंस में, आप सभी जानते हैं ना। आपको फ्रेंच आती है, ना रशियन आती है, ना चाइनीज आती है, ऐसा विभाग को लगता है। लेकिन स्टडी का माध्यम, इंटरव्यू का माध्यम, रिसर्च प्रपोजल का माध्यम अंग्रेजी रहेगा और मोड रहेगा इंटरव्यू का ऑनलाइन। ठीक है ना। मैं आपको भी लिंक भी बताऊंगा कि जूम पे होगा या गूगल मीट पे होगा। और याद रखिएगा अभी तो हुए हैं 17 मिनट कुछ सेकंड, अभी एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपके लिए बाकी है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, रिसर्च प्रपोजल का डिजाइन आ चुका है, किसी डेट को एक्सटेंड किया गया है, और एक सूचना और है, उसको रखते हैं गुप्त में। अगर आपको समय हो उस पार्ट को देखने का तो आगे तक देखिएगा, अभी इसी पे रहते हैं। आपने समझा पीपीटी, 5 स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा। आप रिसर्च प्रपोजल पे, आपको रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी इरविन कॉलेज के लिए अधिक से अधिक बनाना है 2 पेज का, अधिक से अधिक 2 पेज का रिसर्च प्रपोजल बनाना है। और 2 पेज से मतलब है आपको 500 वर्ड, 500 बोला गया है, 5000 नहीं बोला गया है, 500 यानी कि 500 शब्दों में अपना रिसर्च प्रपोजल आपको तैयार करना है। उसमें अपना हाइपोथेसिस लिखिए, अपना रिसर्च का रिव्यू भी लिखिए, अपना टॉपिक्स का डिस्क्राइब कीजिए, चैप्टराइजेशन लिखिए, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च लिखिए, रिसर्च क्वेश्चन लिखिए, रिसर्च डायमेंशन लिखिए, और साथ ही साथ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखिए। अब उसको आप इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, ये आपको तय करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, विश्वविद्यालय की नहीं है, विभाग की नहीं है, इंटरव्यू लेने वालों की नहीं है। ये जिम्मेदारी इंटरव्यू देने वालों की, यानी कि आपकी जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लेडी इरविन कॉलेज पीएचडी के लिए। तो यानी कि सिनॉप्सिस 2 पेज का, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 500 शब्द, और पीपीटी ज्यादा से ज्यादा 5 स्लाइड, कम से कम 3 स्लाइड में बनाकर आपको भेजनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगले पॉइंट्स में साफ साफ कहा गया है कि अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ, इंटरव्यू के वक्त में जो आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें एक फोटोग्राफ भी मांगा जाएगा आपसे, और एक आईडी प्रूफ भी मांगा जाएगा जिसको आपको अटैच करना होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखिएगा, जो मैंने लिंक दिया है आपको अपनी जानकारियां देने के लिए, उसमें ये चीजें मांगी जाएंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं अगली इंफॉर्मेशन पर। ईडब्ल्यूएस के बच्चे और ओबीसी के बच्चे, इसको ध्यान से सुनिएगा। 30 मार्च 2020
30 यानी कि 30, 30, 30, 30, 30। हाँ, जिस दिन गांधी जी को मारा गया था 30 जनवरी को 1948 में 30 बोला गया है। इस तारीख का मतलब क्या है आप सुन लीजिए। जो भी हाँ जो भी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स हैं, जो भी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में इस डिग्री के लिए अप्लाई किया है, यदि उनका सर्टिफिकेट 30 मार्च 2020 से पहले का है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर से सुनिए, यदि उनका सर्टिफिकेट ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर का 30 मार्च 2000 पहले से, यानी कि यदि आपका सर्टिफिकेट 29 मार्च 2020 से पहले का बना है तो आपका वह ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा इंटरव्यू में ओबीसी कैटेगरी के लिए। यानी कि 30 मार्च या उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमिलियर में। अब आते हैं 31 मार्च पे। 31 मार्च 2020 की डेट है, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। यदि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 को या उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 2020 को इशू हुआ है, बना है, तभी आप ओबीसी कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे और आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना? इस बात को समझ लीजिए। और मैंने आपको ऊपर भी जिक्र किया था कि ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा, या आप गूगल फॉर्म पे जाकर अपनी सारी जानकारियां दे दीजिए और या आप ईमेल आईडी के माध्यम से दे दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय के इस विभाग के इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है कि गूगल फॉर्म में जाकर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंडेटरी समझते हैं, कंपलसरी, जरूरत है और जरूरी है यदि आपको इंटरव्यू देना है और पीएचडी की सीट लेनी है। और साथ ही साथ ईमेल से के माध्यम से भी आपको अपना रिसर्च प्रपोजल और जरूरी दस्तावेज भेजने हैं। इस बात का समझ लीजिए। और उस ईमेल पर क्या क्या भेजना है मैं फिर से कर रहा हूं रिपीट, समझ में ना आए या सुनने में दिक्कत हो या उलझन हो कुछ बच्चों में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा या वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आती है तो हाथ जोड़कर निवेदन है विभाग से कॉल कर लीजिएगा। वीडियो लंबा होगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन हर 3 घंटे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट हो गई ये चेंज, तो नोटिफिकेशन को खोजना मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको जो लिंक देता हूं ना, पढ़ लीजिए कीजिए। अगर 5 पेज का लिंक है ना, 5 मिनट जरूर दीजिए, नहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल आपके खराब हो जाए। जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूं। ईमेल आईडी है PhD uploads PhD uploads@lic.du.ac.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सुन लीजिए। रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म, पहली चीज। एडमिट कार्ड यदि एंट्रेंस दिया है तो। एग्जामिटेड का प्रूफ, जिस आधार पे आप एग्जामिटेड हैं, चाहे नेट है, चाहे जेआरएफ है, चाहे आपकी कोई स्कॉलरशिप है, और जो आपका रिजल्ट आया है वह, और यदि एमफिल के बेस पे एग्जामिनेड है तो एमफिल का वह प्रमाण पत्र या प्रूफ, यह सभी दस्तावेज अटैच करके भेजिएगा विद अपनी फोटोग्राफ और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका फोटो क्लियर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, आपका एड्रेस क्लियर हो। इस बात को, इन सभी डॉक्यूमेंट्स विद रिसर्च प्रपोजल को अटैच करके भेज दीजिएगा ईमेल आईडी पर जो मैंने आपको दी है। और डेट भी मैंने आपको बताई थी। डेट क्या बताई थी मैंने, बताइए मुझे कमेंट करके कि कब तक आपको भेजना है। अगर जिसका जवाब सही हुआ उसको क्या मिलेगी, एक लॉलीपॉप। मैं नहीं दूंगा, आप अपने मित्रों को दे दीजिए। अब आते हैं अगली सूचना पर। अगली सूचना यानी के जो लास्ट डिपार्टमेंट बच गया था उसकी कर लेते हैं। अच्छा 23 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और ले लीजिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के बारे में 3 चीजें आई जैसे मैंने आपको बताया। पहली चीज, यदि आपका संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी यानी कि बौद्ध अध्ययन विभाग से है और आपने अप्लाई किया है सेशन 20 और 21 में एडमिशन के लिए, तो ये सूचना आपके लिए है। 45% मार्क्स यदि आपके आए हैं प्रवेश परीक्षा में, यदि आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं तो आप क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50%, पहली चीज। एमफिल के अंतर्गत 11 सीटें आई हैं, सभी जानते हैं, और पीएचडी में आई है 7 सीटें, दूसरी चीज। क्योंकि 12 जनवरी 2021 दोपहर 1 बजे का समय था अपना रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स को विभाग की आईडी पर भेजने के लिए। आप सभी जानते हैं, मैंने भी बताया था सेकंड लास्ट वीडियो में इंटरव्यू के वाले में,
याद है ना आपको? हाँ, तो अब इस विभाग ने इंटरव्यू की डेट बता दी है और सिनॉप्सिस भेजने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, उसको भी सुन लीजिए। अब अपना रिसर्च प्रपोजल आप जमा कर सकते हैं 21 जनवरी 2021 तक। क्या है नई डेट? 21 जनवरी 2021 तक एमफिल के बच्चे हों या पीएचडी के बच्चे हों, अपना रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, भी नोटिफिकेशन में भी क्लियर कट दी हुई है, उसको समझ लीजिए। फिर से मैं कहता हूं, जो जानकारियां मैं आपको ऑरली बताता हूं और जो जानकारियां नोटिफिकेशन में है, अगर उसमें कुछ असमानता है, कुछ डिफरेंस है, तो कॉल करिए, कमेंट करिए, चाहे मुझे चाहे विभाग में, कंसल्ट हो जाइए दोनों तरफ से, तब आप कोई कार्रवाई कीजिए। ऐसा ना हो मैंने कुछ बोला और है, आपने सुना कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा है, वेबसाइट पे कुछ और लिखा है। इन जानकारियों के अभाव की वजह से आप दोष देंगे विभाग को या नोटिफिकेशन को या मुझको या अपने आप को, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका साल हो जाएगा खराब। आते हैं फिर टॉपिक पर। टॉपिक क्या था? हाँ, 21 जनवरी 2021 तक अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दीजिएगा। विभाग में जाके करना है, विभाग में जाके कर दीजिए। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको विभाग में जाके जमा करना है। आपको ऑफलाइन माध्यम से नहीं, ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। और ईमेल आईडी सुन लीजिए, जिस ईमेल आईडी पर आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना है, exam@buddhist.du.ac.in। फिर से बोल देता हूं, exam@buddhist.du.ac.in। एमफिल के बच्चे हों या पीएचडी के बच्चे हों, अपना रिसर्च प्रपोजल और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल आईडी पर भेज देने हैं 21 जनवरी 2021 तक। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जब मैंने आपको लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस के बारे में बताया था, वही सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली इंफॉर्मेशन, यदि जो बच्चे अपना सिनॉप्सिस या डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाते हैं 21 तारीख तक, उसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा आपको। अब एक विशेष चीज आई है, उसको सुन लीजिए। अभी मैं आपको सिनॉप्सिस के विषय में भी बताऊंगा। आ रहा है सवाल, सिनॉप्सिस में क्या लिखना है, कैसे कैसे देना है, क्या फॉर्मेट है, उसका एक फॉर्मेट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी ने, उसको मैं बताऊंगा एमफिल पीएचडी का, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। सोचा था 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर बुद्धिस्ट स्टडी फिलॉसफी है भैया, और जब फिलॉसफी में दार्शनिक पक्षों की बात करते हैं, हीनयान की बात करें, महायान की बात करें, थेरवाद की बात करें, या फिर किसी भी संप्रदाय की बात करें, नागार्जुन की बात करें या फिर नगरी धमपाल की करें, तो बहुत कुछ है फिलॉसफी में, उस पर नहीं जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनल रिसर्च प्रपोजल हैज बीन एक्सटेंड 21 जनवरी और 21 आप समझ गए। लेकिन फिर क्या कहता है? दोज हु हैव सबमिट देयर प्रपोजल ऑफलाइन शुड आल्सो सबमिट देयर रिसर्च प्रपोजल ऑनलाइन। अब देखिए, कंफ्यूज कर दिया ना आपको। रिसर्च प्रपोजल को आप ऑफलाइन आल्सो सबमिट, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट खुला है, आप जाते हैं तो सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन जब रिसर्च प्रपोजल सबमिट करेंगे विभाग में जाकर, तो फिर से समझ लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी लगेगी जो आपको ईमेल से भेजने हैं। इसका मतलब यही है कि ऑनलाइन वालों को रिसर्च प्रपोजल भी भेजना है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं, और ऑफलाइन वालों को भी रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि खाली रिसर्च प्रपोजल भेजना है ऑफलाइन वालों को और कुछ नहीं। ऑफलाइन वालों को भी जरूरी दस्तावेज और रिसर्च प्रपोजल, और ऑनलाइन वालों को भी रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अटैच करने हैं, साथ रखने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, साफ साफ कह दिया गया है, ठीक है ना। अब आते हैं सिनॉप्सिस पर। किसका? सिनॉप्सिस कंटेंट, कि आप जो सिनॉप्सिस जमा करेंगे वह किस पॉइंटों से लिखे जाएंगे, क्या उसके बिंदु रहेंगे, क्या उसके स्टेप बाय स्टेप रहेंगे जो उसमें होने चाहिए। सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, पहला पार्ट, उसी का दूसरा पार्ट हाइपोथेसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चंस एंड एड्रेसिंग। यानी कि देखिए, पहले पॉइंट में 3 चीजें उसने बोल दी आपसे। रिसर्च प्रपोजल अपना स्टेटमेंट दीजिए, अपना पहली चीज, हाइपोथेसिस को क्लियर कीजिए, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चन को मेंशन जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक्स पे आते हैं, सिग्निफिकेशन सॉलिडिटरी वर्क इन द एरिया। हाँ, यानी कि आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी मांग रहा है कि आपके टॉपिक से संबंधित कितना काम हुआ है आपसे पूर्व, कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं। यदि आपको उसकी जानकारी है तो उसका भी आपको मेंशन करना होगा अपने रिसर्च प्रपोजल में, जिसका नाम होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक सर्वेक्षण या साहित्यिक समीक्षा पूर्व के कार्यों की। अगले टॉपिक्स पे आते हैं, मेथोडोलॉजी यानी कि प्रविधि।
प्रविधि और विधि में बहुत फर्क होता है, इस चीज को क्लियर कट समझ लीजिए। आपसे मेथडोलॉजी पूछी है उसने, मेथड नहीं पूछ रहा है। नॉट ए मेंशन मेथड, दिस इज ए क्लियर कट मेंशन मेथडोलॉजी। प्रविधि पूछी है आपसे, विधि नहीं पूछी है। प्रविधि का मतलब है किस किस स्टेप से जाते हुए, लहरों पे तैरते हुए आप नाविक बनने की भूमिका में उस किनारे पर पहुंचेंगे जिसे हम शोध के समस्या का समाधान बोलते हैं। तो आपसे वो उस समाधान तक पहुंचने का मार्ग पूछ रहा है, रास्ता पूछ रहा है, इसको बोलते हैं मेथडोलॉजी। इस चीज को समझ लीजिए। और मेथडोलॉजी में आपसे और भी कुछ पूछ रहा है, वह पूछ रहा है आपके सोर्सेस क्या होंगे, यानी कि आपके संसाधन क्या होंगे, आपके वे अस्त्र शस्त्र क्या होंगे उस प्रविधि के माध्यम से अपने समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए। और डेटा कलेक्शन भी पूछेगा आपसे और फील्ड वर्क भी पूछेगा, यदि आपका टॉपिक फील्ड वर्क से रिलेटेड है, यदि गुणात्मक है या मात्रात्मक है वो आप तय करेंगे। अगला चीज वो आपसे पूछ रहा है, एमफिल के बच्चों को ये टॉपिक, अगर इस पॉइंट को यदि ना समझे तो चलेगा, लेकिन पीएचडी वालों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। पीएचडी वाले वैसे तो एमफिल वाले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एमफिल वाले इसको नहीं भी मेंशन करेंगे तो उनके लिए छूट है, लेकिन पीएचडी वालों को छूट नहीं है। क्या बात है? वह है आप जिस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं या चाहती हैं उससे संबंधित अपना चैप्टराइजेशन आपको देना है। चैप्टराइजेशन का मतलब अध्यायीकरण। और एक चीज मैं साथ बताना भूल गया, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में आपके इंटरव्यू की भाषा या माध्यम आप दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। हिंदी रखिएगा या अंग्रेजी रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में टीचरों को पाली भी आती है, प्राकृत भी आती है, तिब्बतन भी आती है, चाइनीज भी आती है, लेकिन इंटरव्यू दो भाषाओं में होगा, हिंदी में और अंग्रेजी में। और अपना रिसर्च प्रपोजल भी आप हिंदी में बना के भेज सकते हैं, अंग्रेजी में बना के भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने चैप्टराइजेशन को आपको लिखना है और उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, यानी कि अगर आपने 5 चैप्टर बनाए हैं और आपको लगता है कि पहले चैप्टर के 2 या 3 भाग हो सकते हैं तो 1.1, 1.2, 2.3 ऐसे करिएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरे चैप्टर के भी 2 भाग हैं तो 2.1, 2.2 ऐसे करके लिखना है। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और एमफिल के बच्चे चाहें तो 5 चैप्टर हैं तो 5 लाइन में लिख के चलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पीएचडी वालों को चैप्टर को डिफाइन भी करना होगा। और एक चीज पीएचडी के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जब आप चैप्टराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे या सीधा सीधा लिख देंगे, उसकी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। यदि आपने अपने चैप्टर में विषय प्रवेश लिखा है या किसी का विवरण लिखा है, कोई दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, किसी संप्रदाय विशेष के विषय में लिखा है, किसी सैद्धांतिकी के विषय में लिखा है, या फिर अभिधर्म पिटक को लेकर, सुत्त पिटक को लेकर, विनय पिटक को लेकर कोई दार्शनिक हो, कोई न्यायपरक हो, कोई अभिधम का कोई भी उसमें सूत्र हो, उसको लेकर अगर अपने चैप्टर में लिखा है तो उसकी सैद्धांतिकी और उसका व्यवहारिक पक्ष जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीएचडी वालों से रिसर्च से इंटरव्यू में चैप्टराइजेशन के विषय में कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा कि आपने इस चैप्टर का नाम ये क्यों दिया है, क्लियर कट पूछेगा। और एमफिल के बच्चे हों या पीएचडी के बच्चे हों, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। चाहे आपका संबंध किसी भी डिपार्टमेंट से हो, नॉट फॉर ओनली फॉर बुद्धिस्ट स्टडी, किसी भी विभाग से हो, अपने चैप्टराइजेशन को बनाते वक्त, अपनी बिब्लियोग्राफी यानी कि रेफरेंसेस सूची को लिखते वक्त में बहुत दिमाग से दिमाग लगाइएगा। ये दिमाग के अंदर दिमाग है आपके पास, फिर ये साइकोलॉजी में चला जाएगा और साइकोलॉजी के अंदर भी ये ईड एंड ईगो के अंदर जाते हुए मिड साइकोलॉजी में भी चला जाएगा। वे दार्शनिक के पक्ष में नहीं जाएंगे कि आपने जो लिखा है उस पर अडिग रहिएगा। जो लिखा है उसके पॉजिटिव पक्ष को, उसके नेगेटिव पक्ष को दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि सामने वाला आपसे आपका प्लस पॉइंट नहीं पूछेगा। सामने वाला आपसे इंटरव्यू में वही सवाल करेगा जिस पे आप कमजोर होंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को बेस्ट नहीं बेटर स्टूडेंट चाहिए अपने विभाग में। तो ये पीएचडी की बात है, एमफिल की बात है। एक जगह आप फिलॉसफी करेंगे और एक जगह आप डॉक्टरेट करेंगे, चाहे आपका संबंध बुद्धिस्ट से हो, फिलॉसफी से हो, होम साइंस से हो, ना हो। सभी बच्चे ध्यान दें इस चीज को। ये बातें मैं आपको बाद में समझाने वाला था, लेकिन जब सवाल आते हैं ना कमेंट बॉक्स में कि सर पीएचडी का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिसर्च टॉपिक क्या रखें, तब मुझे अफसोस होता है कि किन बच्चों को और किन अयोग्य बच्चों का चयन हो गया है इंटरव्यू के लिए पीएचडी में।
यानी कि आपको रिसर्च की समझ नहीं है और आपको ये नहीं पता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, विषय का चयन कैसे करते हैं और चैप्टराइजेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और अपने आप को आप रिसर्च कैटेगरी में रखते हैं। अफसोस होता है जब से सवाल आते हैं कमेंट बॉक्स में, और जब फेसबुक पर ऐसे सवाल आते हैं तो और दिक्कत होती है। मानता हूं कोई भी बीए एमए नहीं सीखता है, लेकिन अपने अनुभव से, और ये जरूरी नहीं है कि जो किताबें आपके पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम में लगी हैं सिलेबस में वही पढ़ें। इसके अतिरिक्त यदि नहीं सीखेंगे, नहीं पूछेंगे टीचरों से, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप रिसर्च की फील्ड में और एकेडमिक फील्ड में 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे अकेले। इसीलिए अपने दिमाग को डेवलप कीजिए, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, इस बात को समझ लीजिए। और रिसर्च प्रपोजल का अंतिम टॉपिक बिब्लियोग्राफी। सबसे मुश्किल पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का बिब्लियोग्राफी। सबसे मुश्किल का मतलब सबसे मुश्किल क्यों होता है मुश्किल, इसको समझ लीजिए। इस पार्ट को आप चाहे एमफिल के हो या पीएचडी के हो कई भागों में बांट सकते हैं, और कई भागों में बांटे ये 100% जरूरी भी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर। पहला पार्ट, आपके रिसर्च में जो आपने जिन पुस्तकों का प्रयोग किया है, जिन ग्रंथों का प्रयोग किया है, वह आपकी मेन बुक हैं, या मेन बुक का मतलब आपकी मुख्य बुकें हैं, मुख्य पुस्तकें हैं, या सहायक पुस्तकें। यानी कि पहला पार्ट सहायक पुस्तकें यानी कि मेन बुक यानी कि प्राइमरी सोर्सेज, और सेकंड पार्ट है सहायक पुस्तकें यानी कि सेकंड सोर्सेज। तीसरा पार्ट है बिब्लियोग्राफी का आपके ई रिसोर्सेज। चौथा पार्ट है आपका मैगजीन या रिसर्च जर्नल, और उसका 5वां पार्ट है आपका सेमिनार में या वर्कशॉप में या किसी 1 दिवसीय 2 दिवसीय वर्किंग कार्यशालाओं में प्रेजेंट किए गए प्रेजेंटेशन। इन सभी को अपने बिब्लियोग्राफी में स्थान दे सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ई रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज। याद रखिएगा ई रिसोर्सेज के भी कई पार्ट होते हैं। आप ई रिसोर्सेज में यदि आप मान लीजिए फिलॉसफी का ही है, बुद्धिस्ट का ही है, ठीक है ना, और ये बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट भी सभी डिपार्टमेंट के रिसर्च प्रपोजल में लागू हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टराइजेशन के विषय में बताया, वैसे ही आप रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत इस बिब्लियोग्राफी को मेंशन कर सकते हैं और करेंगे। अपने 7 सालों का अनुभव बता रहा हूं, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है रिसर्च कमेटी के द्वारा। याद रखिएगा, सारी सूचनाएं समाप्त हो चुकी हैं चारों डिपार्टमेंट्स की। अब मैं आपको रिसर्च प्रपोजल के विषय में बता रहा हूं पिछले 2-5 मिनटों से, कि रिसर्च प्रपोजल कैसे डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करना नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, आपने चाहे 170 में से 50 नंबर लाया हो या 100 में से आपने 90 नंबर लाया हो, लेकिन अगर अपने आपको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो आपने लिख के भेजा है उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन 1% भी नहीं होगा। चीज को समझ लीजिएगा। वीडियो समाप्त हो गया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। कोई सवाल हो जो मैंने आपको बताए हैं सूचनाएं, उसको लेकर जरूर पूछिएगा। कुछ मैंने ज्यादा बोला हो तो मुझे सजेशन दीजिएगा, अपने आप में कैसे सुधार करूं। वीडियो देखने वाले मुझसे अग्रज यानी कि मुझसे सीनियर भी होंगे, मुझसे जूनियर भी होंगे, मेरे हम उम्र के भी होंगे, लेकिन सीखने और सिखाने के मामले में ना ही मैं किसी को सीनियर समझता हूं, ना ही किसी को जूनियर समझता हूं। और जब सवाल करते हैं तो सवाल के अंदर सर मत लिखिया करिए, SIR, सर मत लिखिए। मेरा नाम लीजिए, साथी बोलिए, भाई बोलिए, सर मत बोलिए। मैं सर किसी का नहीं हूं, ना मैं किसी को सर बोलता हूं। मेरा नाम लीजिए, भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, जो बोलना है बोलिए, सर को छोड़ दीजिए। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी है, जो नोटिफिकेशन नीचे दिए हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन वेबसाइट्स पर है, उसकी जानकारी में यदि 1% का भी ऊपर नीचे होता है तो फौरन सवाल कीजिए, या विभाग से या मुझसे या फोन कीजिए। इसलिए अपने फोन नंबर मैंने पब्लिक कर रखे हैं, संपर्क कीजिए और इस सूचना को शेयर कर दीजिएगा प्लीज प्लीज, और प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इसी इन्फॉर्मेशन को फोन कॉल के माध्यम के, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों यारों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चे मेरा वीडियो देखें ये जरूरी नहीं है। सभी बच्चे वेबसाइट को सर्च करते हों एक दिन में 2 से 3 बार, ये भी जरूरी नहीं है। सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन हो, ये भी जरूरी नहीं है। सभी के पास लैपटॉप, PC या स्मार्टफोन हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए सूचनाओं को शेयर करना सीखिए। अगर जीतना है तो कंपटीशन में उतरिए। बिना कंपटीशन की जीत नहीं होती है, भीख होती है। और भीख तो इस दुनिया में मांगना भी एक कला है। आपको तो भीख मांगना भी नहीं आता है, और मैं भी भीख मांगने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, सवाल पूछिएगा। लाइक डिसलाइक तो आप कर ही चुके होंगे, यदि डिसलाइक किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ में सुधार करने का मौका देते हैं आपके डिसलाइक, तो मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए। अगले वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय या हो सकता है इसी विश्वविद्यालय के विषय में कोई जानकारी लेकर आपके समक्ष होऊंगा। अपना 40 मिनट दिया, और 40 मिनट के वीडियो में यदि आपके 4 भी सवाल हैं तो भी कमेंट करके लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम आप सभी को। नमस्कार।